और बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें क्रिस्टल क्लियरिटी होने की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक टर्म सुना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब है लगता है, क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, क्या होता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ये हम बारीकी से समझेंगे। अब देखिए, जैसा कि नाम से पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब लग रहा होगा तब बॉडी स्टैटिक होगी, नो मूवमेंट। इससे मतलब आप समझे कि कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टैंडर्ड की, अगर बॉडी मूव कर रही है और उस पर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। निकालते होंगे ना, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, म्यू इंटू एन। अगर आपको दो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिए जाए, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक एंड कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेमेटिक, तो आपको यहाँ पे काइनेमेटिक वाला ही यूज करना है। कब? जब बॉडी मोशन में है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही है स्टैटिक, नो मूवमेंट। अगर मूवमेंट हो रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई जगह नहीं है। मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट आ जाएगा और ये वैल्यू फिक्स होगी, ये वैल्यू फिक्स्ड होगी। जो जनरली हम यूज करते हैं और पढ़ते हैं वो ये है। तो जो जनरली हम लोग म्यू एन लगा देते हैं, किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है एक्सप्लिसिटली, लेकिन वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आप समझ गए, जब भी बॉडी मूवमेंट होगी तो उस समय उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक, और उसकी वैल्यू फिक्स होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में, कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी मूव कर रही है, उस बॉडी पे अगेंस्ट द मोशन, जिस दिशा में मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगेगा, उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। उसकी वैल्यू जो होगी वो म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन काइनेमेटिक कंडीशन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा और ये वैल्यू फिक्स होगी। बॉडी धीरे चले, तेज चले, दौड़े, फर्क नहीं पड़ता है, बस बॉडी मूव करनी चाहिए, यही फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी। ठीक, अब बात आती है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है एंड लिमिटेड फ्रिक्शन क्या है। अब देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होता है। एक सरफेस आप मान लीजिए, ये एक सरफेस है, ये सरफेस रफ होगा कि स्मूथ होगा, ये सरफेस रफ होगा। स्मूथ फ्रिक्शन को हम मान के चलते हैं कि उसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो ये रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस है तो इसका अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक का अलग, काइनेटिक का अलग। हमेशा दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहते हैं हर सरफेस के, और इस पे एक बॉडी रखी है जिसका वेट W है, जिसका वेट W है, और इस पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। चलिए 100 न्यूटन छोड़ दिया। अब देखिए, बॉडी, अगर हम इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, अब आप देखिए
अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, और एक इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। और अगर ग्राउंड का एफबीडी बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो ग्राउंड पे एक फोर्स नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा। आप बात समझिएगा, कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा। जब एनालिसिस हम ब्लॉक की कर रहे हैं तो ब्लॉक पे फोर्स देखेंगे, और इसकी एनालिसिस करेंगे तो इसके फोर्स देखेंगे। जब ये बॉडी आगे जाएगी तो इस पे फोर्स पीछे लगेगा ना, कौन लगाएगा, जमीन लगाएगी, और जमीन पे ये आगे लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस पे जमीन पे ये डब्ल्यू का फोर्स लगा रहा था, तो जमीन इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, इस पे कितनी होगी, ये भी डब्ल्यू के बराबर होगा। एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप ये बताइए, अब इसमें मान लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और क्वेश्चन पूछता है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, म्यू इंटू एन कर देंगे से। मतलब अगर वेट इसका 10 न्यूटन है और म्यू स्टैटिक मान लो 0.1 दिया है, 0.09 है मान लो, तो ये अगर 10 है तो जनरली बोल देंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, म्यू इंटू एन करके बोल देंगे, नहीं बोल देंगे। पर ये गलत है, ये गलत है। म्यू एन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है, म्यू एन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है। म्यू स्टैटिक एन भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता है। आप समझिए ना बात को, बहुत सिंपल है। जब हम यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी रुकी हुई है, तो पीछे कोई 10 न्यूटन का फोर्स थोड़ी नहीं आ जाएगा। इस समय कितना फोर्स आएगा, इस समय 1 न्यूटन का ही फोर्स आ रहा होगा ना, या कह लो 10 न्यूटन का, 1 न्यूटन का फोर्स आ रहा होगा ना। हाँ? म्यू एन क्या है, म्यू स्टैटिक एन तो 10 न्यूटन है ना। ये क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी नहीं है। हम फोर्स ही 1 न्यूटन लगा रहे हैं तो पीछे 10 न्यूटन का थोड़ी नहीं लग जाएगा, पीछे कितने का लगेगा, 1 न्यूटन का। इसे 2 का करेंगे तो इसमें कितने का लगेगा, 2 न्यूटन का। इसमें 3 न्यूटन करेंगे, इसमें कितने का, 4 न्यूटन का। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं फ्रिक्शन का, तो ये फ्रिक्शन जो है ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डायरेक्टली जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, जितना फोर्स बढ़ाएंगे उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा। पर जब ये वैल्यू 10 हो जाएगी और ये वैल्यू 10 हो जाएगी, अब ये चलने की जस्ट स्थिति में है। अगर अब इसकी वैल्यू 11 करेंगे तब ये नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता मैक्सिमम लिमिट यही है। तो जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसका कंसेप्ट है, स्टैटिक का या काइनेमेटिक का, स्टैटिक का। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्टैटिक से नॉर्मल रिएक्शन को इनटू करके, ये काइनेमेटिक को नॉर्मल रिएक्शन से नहीं। ये तभी आएगा जब बॉडी मोशन में है, मूवमेंट में है, उसके अलावा हमेशा म्यू एस यूज होगा। तो ये समझे ना, ये लिमिटेड फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके पहले जितना हम फोर्स लगा रहे थे उतना फ्रिक्शन लग रहा था, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, लिमिटिंग जिसे बोलते हैं। उसके बाद जब बॉडी चलने लगेगी तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ये हो जाएगा।
तो ये थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा इररिस्पेक्टिव आप कितना फोर्स लगाते हैं, फर्क नहीं पड़ता, पीछे म्यू के इंटू एन ही लगेगा। तो उसके बाद लेकिन ये म्यू के ये देखिए ज़्यादा है और ये कम है, इसका मतलब ये है कि म्यू स्टैटिक ज़्यादा होता है म्यू काइनेमेटिक से। ऐसा क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा क्यों होता है काइनेमेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से? आप समझ रहे हैं ना ये डायग्राम? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम इन द फील्ड ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन नहीं होता है, म्यू एन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वो तब एक्ट करेगा जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होगी, और जब मोशन हो रहा होगा तब म्यू काइनेमेटिक फ्रिक्शन इनटू एन, तो ये बढ़ता है। देखिए जितना फोर्स लगाएंगे उतना फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, पर इसकी लिमिट है, वो लिमिट क्या है? वो लिमिट क्या है? म्यू स्टैटिक इनटू एन। उसके बाद ये कम होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ये कम क्या है? म्यू काइनेमेटिक इनटू एन। तो आपने देखा म्यू स्टैटिक म्यू के से ज्यादा है, क्यों है? देखिए जब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे, क्योंकि जो फ्रिक्शन है माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना है, तो आप पाएंगे जो सरफेस है वो इस तरीके से है, वो प्लेन नहीं है, फिनिश नहीं है एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। दीज आर द एटम्स। और जो ऊपर वाला सरफेस है वो भी ऐसे है। तो जब बॉडी रुकी हुई है, जब बॉडी रुकी हुई है, जब बॉडी रुकी हुई है तो क्या होता है? अब देखिए फोर्स ऊपर से कितना आ रहा है, एन बोल दीजिए या डब्ल्यू बोल दीजिए। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। जानते हैं आप लोग, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। जैसे ये है, हम इस पे ये लगाएं तो हर पॉइंट पे प्रेशर कम आएगा, एरिया ज्यादा है। लेकिन अगर ये करें तो देखिए ज्यादा फोर्स आता है, क्योंकि अब एरिया कम हो गया, फोर्स उतना ही लगा रहे हैं लेकिन एरिया कम हो गया, तो दर्द होता है ना, प्रेशर ज्यादा आता है। तो क्या होता है कि देखिए हर पॉइंट से टच में नहीं है, तो एरिया, ये एरिया कहने के लिए है लेकिन इफेक्टिव एरिया मेन होता है, जो इफेक्टिव एरिया टच में है। देखिए हर पॉइंट टच में नहीं है ना, ये तो इफेक्टिव एरिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेगा, और ये करेंगे। तो इफेक्टिव एरिया है ऑलवेज लेस देन एरिया। तो इफेक्टिव एरिया कम हो गया है, लेकिन जहां जहां वो एरिया है वहां वहां अब उतने ही लोड लेने के लिए प्रेशर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस प्रेशर बढ़ने से क्या होता है? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड आप मान लीजिए वेल्डिंग हो जाती है, लोकलाइज्ड वेल्डिंग हो जाती है। तो जब बॉडी रुकी हुई है तो बिकॉज ऑफ द इरेगुलर एस्पिरिटीज अपरेंट एरिया कम हो जाता है और लोकलाइज्ड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि कई जगह पे वेल्डिंग हो जाती है। तो एक फेनोमेना नहीं है, लोकलाइज्ड वेल्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? लोकलाइज्ड वेल्डिंग हो ही रही है। साथ साथ में केमिकल बॉन्ड भी बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड भी बन रहे होंगे आपस में, और साथ साथ में एब्रेजन होगा। एब्रेजन, एब्रेजन का मतलब, अब देखिए जब इस बॉडी को चलाना है तो जो वेल्डिंग है उनको तोड़ना पड़ेगा, जो केमिकल बॉन्ड बन रहा है उनको तोड़ना पड़ेगा, और जो इसके आड़े आएंगे या तो वो डिफॉर्म होके हट जाएंगे या उनको
उखाड़ना पड़ेगा, या तो डिफॉर्मेशन करना पड़ेगा, या फिर कट करना पड़ेगा। तो इन सब करने के लिए फोर्स लगेगा ना, इन सब करने के लिए फोर्स लगेगा। यही फ्रिक्शन फोर्स होता है जो रेसिस्ट करता है। क्यों रेसिस्ट करता है? क्योंकि उसको लोकलाइज्ड वेल्डिंग को ओवरकम करना है, केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना है जो लोकलाइज्ड बन रहे हैं, और एब्रेजन को ओवरकम करना है। लेकिन आप ये बताइए, जब ये सरफेस जो है ये मोशन में आ गया, अब मोशन में आ गया, बॉन्ड्स तब भी बनेंगे और टूटेंगे, एब्रेजन अभी भी होगा, बॉन्ड अभी भी एब्रेजन तो हो गई ना, क्योंकि सरफेस तो अभी भी रफ है। लेकिन टाइम अब इनको इतना कम मिलेगा कि ये लोकलाइज्ड वेल्डिंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि वेल्डिंग के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, दबा के थोड़ी देर रखते हैं ना, उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो अब जब बॉडी चल रही होगी, उस समय का फ्रिक्शन फोर्स पहले के फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। इसीलिए बोला जाता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि मूवमेंट कंडीशन में वेल्डिंग नहीं हो पाती लोकलाइज्ड, तो लेस फोर्स चाहिए उसको, तो काइनेमेटिक फ्रिक्शन कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अब आप एक बात समझ सकते हैं तो बताइएगा मुझको कि जब बॉडी